सदियों पहले मैकियावेली ने कहा था, जंग आपकी मर्जी से शुरू तो हो सकती है लेकिन वो आपकी मर्जी से ख़त्म नहीं होती। अफसोस कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास के ये पन्ने नहीं पलटे और अब ईरान उनके गले की हड्डी बन गया है। न निगलते बन रहा है न उगलते। खबर है कि ट्रंप की इच्छाएं अपनी सेना समेत पतली गली से निकलने की फिराक में हैं। खबर है कि ट्रंप अपने सलाहकारों से कह रहे हैं कि होर्मुज की खाड़ी खुले या न खुले हमें क्या, यूरोप से पूछो, चीन से पूछो। उधर इस जंग में एक नया मोर्चा भी खुल गया है। यमन के हूती विद्रोही भी ईरान का साथ देने मैदान में कूद पड़े हैं। आज इन सब पर बात होगी। बात पश्चिम के उस मानवाधिकार की भी होगी जिसका ढिंढोरा वो हमेशा पीटते हैं। बताएंगे कि कैसे ट्रंप अपनी बौखलाहट में ईरानी जनता का पीने का पानी और बिजली छीनने पर उतारू हो गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Rajnikantha. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सबसे पहले बात जंग के नए फ्रंट की। ईरान के पलटवार में अब यमन के हूती विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। इनके शामिल होने से तेल और गैस की किल्लत और बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान एशिया को हो सकता है। समझने के लिए नक्शा देखिए। आपकी स्क्रीन पर लाल सागर और अदन की खाड़ी दिख रही है, अंग्रेजी में गल्फ ऑफ एडन। ऊपर की तरफ जो पतला सा रास्ता है वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन को भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। दूसरी तरफ लाल सागर और अदन की खाड़ी को जो संकरा रास्ता जोड़ता है वो है बाब अल मंदब। अरबी में इसका मतलब होता है आंसुओं का दरवाज़ा। ये रास्ता हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के ठीक बीचों बीच से गुजरता है। यूरोप से एशिया आने वाले जहाज इस रास्ते से आते हैं। दुनिया का करीब 15% समुद्री व्यापार बाब अल मंदब से होकर गुजरता है। यमन के लाल सागर तट के ज्यादातर हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। वे इस रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं। 2023 से 2025 के बीच हमने इसकी मिसाल देखी भी थी। गजा जंग के दौरान हूती विद्रोहियों ने हमास के समर्थन में इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला शुरू किया था। उस दौरान हर साल करीब 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। क्यों? क्योंकि इस रास्ते का विकल्प बहुत महंगा है। अगर जहाज़ लाल सागर के रास्ते नहीं जा पाए तो उन्हें अफ्रीका के निचले सिरे यानी केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना पड़ता है। ये करीब 4000 नॉटिकल मील लंबा चक्कर है। इसमें जहाज़ों को 10 दिन से ज़्यादा का अतिरिक्त वक्त लगता है। यानी तेल ज़्यादा फूकेगा, उसका हिसाब अलग, और इंश्योरेंस तक का खर्च बढ़ता चला जाएगा। हाल के वक्त में एक नया खतरा भी जुड़ गया है। जब से ईरान ने होर्मुज की खाड़ी बंद की है तब से सऊदी अरब और यूएई ने एक प्लान बी यानी एक जुगाड़ निकाल लिया था। सऊदी अरब ने अपने तेल को ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए जमीन के रास्ते देश के दूसरे छोर पर यानी लाल सागर के किनारे बसे अपने यनबू बंदरगाह तक पहुंचाना शुरू किया था। इसी तरह यूएई ने भी हबशान फुजैरा पाइपलाइन के जरिए अपना तेल ओमान की खाड़ी तक पहुंचाना शुरू किया था। इस तरह दोनों ने होर्मुज की खाड़ी को कुछ हद तक बाईपास कर लिया था। पिछले 2 हफ्तों में यनबू पोर्ट से करीब 46 लाख बैरल कच्चा तेल जहाज़ों में लाद कर एशिया की ओर भेजा गया है। लेकिन अब हूतियों की एंट्री से यह रास्ता बंद हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बाब अल मंदब बंद हुआ तो कच्चे तेल के दाम बहुत जल्द $150 प्रति बैरल के पार जा सकते हैं। यह रास्ता बंद हुआ तो सऊदी अरब पर भी जंग में शामिल होने का दबाव बढ़ेगा और बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। पाकिस्तान का भी जिक्र आएगा। पाकिस्तान शांति दूत बना फिर रहा है, बने भी क्यों ना। आसिम मुनीर के जहन में एक डर है, डर ये कि कहीं खुद भी जंग में शामिल न होना पड़ जाए। 2025 में ही पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। इसमें शर्त थी कि अगर किसी एक पर बड़ा हमला होता है तो दूसरे को उसकी रक्षा के लिए सामने आना होगा। पाकिस्तान पहले से ही अफगानिस्तान बॉर्डर पर अफगान तालिबान से लड़ाई लड़ रहा है। फिर ईरान से उसकी 900 किलोमीटर लंबी बाउंड्री भी है, सरहद भी है। ऐसे में वो इस जंग में शामिल न होने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसलिए वो पूरी कोशिश में है कि कैसे भी बात बन जाए, शांति स्थापित हो और जंग रुके। चलिए, ये तो बात हुई एक चोक पॉइंट की, एक नए चोक पॉइंट की। होर्मुज का क्या हाल है? अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने सलाहकारों से कहा है कि अगर होर्मुज की खाड़ी पूरी तरह नहीं भी खुलती है तब भी वो इस मिलिट्री ऑपरेशन को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। उनकी टीम का आकलन है कि अगर अमेरिका इसे ज़बरदस्ती खुलवाने के पचड़े में पड़ा तो जंग बहुत लंबी खिंच जाएगी और ट्रंप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो सवाल है कि ट्रंप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं?
जवाब डेडलाइन। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा इस ऑपरेशन की मियाद शुरू से ही 4 से 6 हफ्ते तक तय की गई थी। आज इस ऑपरेशन का 30वां दिन है, ऐसा उन्होंने कहा, और आप अपनी गणित खुद लगा लीजिए। With respect to the timeline, again, the president, प्रेसिडेंट ट्रंप और पेंटागन ने हमेशा से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की डेडलाइन 4 से 6 हफ्ते बताई है। आज ऑपरेशन का 30वां दिन है, तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि इस ऑपरेशन के टारगेट्स को अचीव करने में कितना समय लगेगा। मैं उन टारगेट्स को फिर से दोहराती हूँ। ईरान की नेवी को तबाह करना, उनके बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे को नष्ट करना, उनके मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता को पूरी तरह खत्म करना, उनके प्रॉक्सी गुटों को कमजोर करना और ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना। Iran from ever obtaining a nuclear weapon. जब लेविट से पूछा गया कि क्या अमेरिका इस स्ट्रेट को बगैर खुलवाए अपनी जीत का ऐलान कर देगा, तो उन्होंने एक नया ही तर्क गढ़ दिया। बोली कि होर्मुज को पूरी तरह खुलवाना तो इस ऑपरेशन का कोर ऑब्जेक्टिव, मुख्य लक्ष्य था ही नहीं। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमारे मिलिट्री एम्स कुछ ही हफ्तों में पूरे हो जाएंगे, इसके बाद खाड़ी का क्या होगा। जंग से पहले ये रास्ता खुला हुआ था, दुनिया भर में तेल सप्लाई को कोई खतरा नहीं था। फिर अमेरिका इजराइल ने जंग छेड़ी और बदले में ईरान ने होर्मुज का रास्ता बंद कर दिया। अमेरिका इसे खुलवा न सका और अब वो पीछे हट सकता है, ऐसे इशारे हैं। तो फिर होर्मुज को खुलवाएगा कौन? अमेरिका के दोस्तों को उसका ये बयान, उसका ये जवाब ध्यान से सुनना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री और ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो का कहना है कि या तो ईरान खुद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे और खाड़ी खोले, और अगर नहीं तो यूरोप, खाड़ी देश और दुनिया भर के देशों का एक गठबंधन खुद अपनी जिम्मेदारी पर इसे खुलवाए। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा है कि हमें खाड़ी तुरंत खुलवाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर कहीं है तो वो है खुद ट्रंप के बर्ताव में। उनके बयान और उनकी सेना के एक्शंस आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। एक तरफ उनके टीममेट्स इशारा कर रहे हैं कि जंग जल्द रुक सकती है, और दूसरी तरफ ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पर धमकियां दे रहे हैं कि अगर ईरान ने खाड़ी को ओपन फॉर बिजनेस नहीं किया, अगर खोला नहीं, तो हम उसके सारे पावर प्लांट्स, तेल के कुएं और खार्ग आइलैंड को निस्तनाबूद कर देंगे। विरोधाभास और भी हैं। अगर ट्रंप को वाकई जंग जल्दी समेटनी है तो इसी हफ्ते यूएसएस ट्रिपोली और मरीन कमांडोज को मिडिल ईस्ट क्यों भेजा गया? 10,000 और ज़मीनी सैनिकों को भेजने की तैयारी क्यों हो रही है? रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान का यूरेनियम चुराने का प्लान भी बनाया जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? एक तरफ शांति की बात और दूसरी तरफ ये तैयारियां क्यों हो रही हैं? खार्ग पर कब्जे की बात क्यों चल रही है? ट्रंप के दिमाग में वाकई चल क्या रहा है? क्या अमेरिका के बड़े अफसरान को भी इसकी खबर नहीं है? आम आदमी के नजरिए से समझिए, हॉर्मुज की खाड़ी से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। आप जानते हैं 2024 के आंकड़ों के मुताबिक इस रास्ते से गुजरने वाला 84% कच्चा तेल और 83% गैस LNG भारत जैसे एशियाई बाजारों में आती है। तेल और गैस से इतर खेती के लिए खाद और कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए हीलियम गैस, इन सब की किल्लत भी शुरू हो गई है। तो दुनिया भर में आम लोग ट्रंप की अधूरी गोलमोल नीतियों की वजह से खिंचती चली जा रही इस जंग का नुकसान कब तक सहेंगे? खैर, आम लोगों की बात हुई तो याद आया ईरान और ट्रंप की एक धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने 30 मार्च को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया था और धमकी दी थी कि अगर जल्दी कोई डील नहीं हुई तो हम ईरान में अपना ये प्यारा सा सफ़र, लवली स्टे, उनके सारे बिजली घर, तेल के कुओं, खार्ग आइलैंड और शायद सारे डीसैलिनेशन प्लांट्स को पूरी तरह नेस्तनाबूद करके ख़त्म करेंगे। खार्ग आइलैंड या तेल के कुएं मिलिट्री टारगेट्स हो सकते हैं क्योंकि उससे ईरान की सरकार को पैसा मिलता है और जंग के हालात में उन पर निशाना साधा जा सकता है। लेकिन डीसैलिनेशन प्लांट में कुछ मशीन्स होती हैं जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाती हैं। ईरान पहले से ही पानी के भयंकर संकट और सूखे से जूझ रहा है और अब लोकतंत्र के मसीहा, पश्चिम के अलंबरदार डोनाल्ड ट्रंप ईरानियों का पानी और बिजली छीनना चाहते हैं। क्या यही वो लोकतंत्र है जो अमेरिका अपने फाइटर जेट्स से बम और बारूद की शक्ल में ईरान पर गिराने वाला था? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहता है कि आम नागरिकों के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ों पर हमला करना वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध है। इस जंग में डीसैलिनेशन प्लांट्स पर कुछ एक हमले हुए भी हैं। 7 मार्च को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया कि दक्षिणी ईरान के कश्म आइलैंड पर मौजूद एक डीसैलिनेशन प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया है। अराक्ची ने कहा कि इस हमले से 30 गांवों का पानी कट गया है और अमेरिका ने एक खतरनाक शुरुआत की है जिसके अंजाम बुरे होंगे। इसके बाद ईरान ने भी खाड़ी देशों में इन प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 8 मार्च को बहरीन से बयान आया कि एक ईरानी ड्रोन हमले में उनके डीसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद 30 मार्च
मार्च को एक बड़ा हमला हुआ। कुवैत के अधिकारियों ने बताया, उनका दावा था कि उनके एक पानी के प्लांट पर, डिसैलिनेशन प्लांट पर ईरानी हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई है और वहां की एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने कुवैत के इस दावे पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। अगर अमेरिका ने ईरान के इन प्लांट्स पर बड़े हमले शुरू किए तो अंजाम खतरनाक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे देश पीने के पानी के लिए इन डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर हैं। कुवैत का 90% और सऊदी अरब का 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट्स के जरिए आता है। यानी अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान अपने पड़ोसी खाड़ी देशों के डिसैलिनेशन प्लांट्स को और पावर ग्रिड्स को निशाना बना सकता है। इस जंग में दोनों ही तरफ से आम लोगों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले देखने को मिले हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल ने अब तक उसके 90,000 नागरिक ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें 2,000 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं। जंग के पहले ही दिन ईरान के मीनाब शहर के एक स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल गिरने का दावा किया गया था, जिसमें 150 से ज्यादा मासूम बच्चियां मारी गई थीं। ईरान का दावा है कि उसके 21 यूनिवर्सिटीज पर भी हमले हुए हैं। ईरान ने बदले की धमकी भी दी है। अब तक ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पर जो पलटवार किए हैं, उनमें दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। अब जंग के 32वें दिन के अपडेट्स जानने के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन समेत अपने साथी देशों से कहा है कि या तो तेल अमेरिका से खरीदो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाकर अपना तेल खुद निकाल लो। तो ट्रंप के मुताबिक ईरान तबाह हो चुका है, मुश्किल काम उन्होंने कर दिया है, अब अपना तेल खुद ले लो। उधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान में तो रेजिम चेंज हो चुकी है, डेलुलु इज द सोलुलु। हेग्सेथ ने यह भी कहा कि अगर ईरान हथियार डाल दे तो हम समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन तब तक हमारी बातचीत बमों के जरिए ही होगी। हेग्सेथ ने भी ट्रंप की लाइन पकड़ते हुए हॉर्मुज से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि बाकी देशों को खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। अब जानते हैं बाकी अपडेट्स। पहला, 30 मार्च को ईरान ने दुबई के पोर्ट पर खड़े कुवैत के एक तेल टैंकर अल सालमी पर ड्रोन दाग दिया। टैंकर के अगले हिस्से में आग लग गई, जिसे वक्त रहते बुझा लिया गया। गनीमत ये रही कि समुंदर में तेल का रिसाव नहीं हुआ। दूसरा, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जंग हाफ वे पॉइंट यानी आधे रास्ते से आगे निकल चुकी है। बाद में उन्होंने खुद को और क्लियर किया, बोले कि इसका मतलब वक्त से नहीं है, बस हमने अपने आधे से ज्यादा टारगेट्स को अचीव कर लिया है। तीसरा अपडेट, मलेशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंथनी लोक ने दावा किया कि ईरान ने मलेशियाई जहाज़ों को बिना कोई टोल दिए हॉर्मुज की खाड़ी से सुरक्षित निकलने की इजाज़त दे दी है। चौथा अपडेट, इस जंग ने साउथ कोरिया की कमर तोड़ दी है, क्योंकि उसका ज़्यादातर तेल यहीं से आता है। तेल की कीमतों के चलते कोरियन एयर ने खुद को इमरजेंसी मोड में डाल दिया है। कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है। अब आखिरी अपडेट, जंग का असर यूरोप में भी पड़ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 31 मार्च को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। एनर्जी सप्लाई और इकोनॉमी पर पड़ रहे असर को देखते हुए स्टारमर ने आदेश दिया है कि देश में रोजमर्रा की सभी जरूरत चीजों का स्टॉक तुरंत अपडेट किया जाएगा, ताकि किसी चीज की किल्लत ना हो पाए। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियों की बारी। इजराइल अब आतंकवाद के दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों को सीधे मौत की सजा देगा। इजराइल में एक नया कानून पास किया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई फिलिस्तीनी किसी इजरायली नागरिक की जानबूझकर हत्या करने का दोषी पाया गया तो मिलिट्री कोर्ट उसे सीधे मौत की सजा देगी। यानी ऐसे मामलों में मौत की सजा डिफॉल्ट बना दी गई है। यही नहीं, कानून कहता है कि अपराधी को फैसला सुनाने के 90 दिन के भीतर ही सजा दी जाएगी। साथ ही उसके अपील करने के अधिकार भी बहुत कम कर दिए गए हैं, या एक तरह से खत्म ही कर दिए गए हैं। इजरायली संसद नेसेट में 30 मार्च को यह कानून पारित हो गया। इसके पक्ष में 62 वोट पड़े, विरोध में 48। इस कानून को इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गवीर की फार राइट पार्टी, धुर दक्षिणपंथी पार्टी उज्मा यहूदित ने पेश किया था। बेन गवीर ने बिल के समर्थन में कहा कि इसे बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। उन्होंने इसे नेशनल प्राइड का सिंबल बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल में हर कोई इस बिल के समर्थन में है। द गार्डियन के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के कई अधिकारियों और मंत्रियों ने ही बिल का विरोध किया है। उनका मानना है कि यह बिल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। साथ ही इससे विदेश में रहने वाले इजराइल के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें जबरन गिरफ्तारी तक का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल की
हालांकि एक सिविल राइट्स एसोसिएशन ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की है। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी बिल के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। इसे अनडेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बताया जा रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने बिल के नियमों पर चिंता जताई है। कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने भी बिल का विरोध किया है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि यह फिलिस्तीनियों को डराने धमकाने की नाकाम कोशिश है। इसके अलावा हमास ने भी बिल के विरोध में स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि इससे जेल में बंद फिलिस्तीनियों की जान को खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि मौत की सजा को लेकर अब तक इजराइल का रुख बिल्कुल अलग रहा है। बीबीसी के मुताबिक इजराइल में आज तक केवल 2 लोगों को फांसी दी गई है। इनमें एक हिटलर की नाज़ी पार्टी का अधिकारी एडोल्फ आइकमैन था, जिसने यहूदियों के खिलाफ होलोकॉस्ट को अंजाम देने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। दूसरी खबर चीन से। चीन में अब लोग फ्लैट्स में मरे हुए रिश्तेदारों की अस्थियां नहीं रख पाएंगे। सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए बाकायदा कानून लागू किया है। अब आप पूछेंगे ये किस प्रकार का कानून है? असल में चीन के लोग एक अजीब तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वहाँ के कब्रिस्तानों में जगह बहुत कम बची है और जो जगह है वो बहुत महंगी है। इसकी जगह लोगों को किसी हाई राइज अपार्टमेंट के फ्लैट में कब्र बनाना ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह है कि चीन में बुजुर्गों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से लोगों की मौतें भी ज़्यादा हो रही हैं। इस वजह से बीते कुछ सालों में चीन में ऐसे फ्लैट्स का चलन बहुत बढ़ गया था, जहां लोग फ्लैट्स में मरने वालों की याद में पूजा स्थल बना देते हैं। वहां पर अस्थि कलश के साथ साथ मोमबत्तियां, लाइटें वगैरह लगा दी जाती हैं। यानी एक तरह से पूर्वजों की याद में इसे मंदिर की तरह बना दिया जाता था। ऐसे फ्लैट्स को वहां पर बोन ऐश अपार्टमेंट्स या फिर गुहुई फांग कहा जाता है। लेकिन अब सरकार इस चीज़ पर रोक लगाना चाहती है। चीनी सरकार का मानना है कि लोग कब्रिस्तानों में ही मृतकों को दफनाएं, फ्लैट्स में अस्थियां रखने का चलन बंद हो। इस पर रोक लगाने वाला कानून चीन में 31 मार्च से लागू हो गया है। यह चीन में मनाए जाने वाले चिंगमिंग त्यौहार से ठीक पहले लागू किया गया है। इस त्यौहार में लोग पूर्वजों की कब्र की साफ सफाई करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फूल और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। फिलहाल आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।